नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तनु है और मैं 22 साल की हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एक बेहद शांत, छोटे से गांव की रहने वाली लड़की हूँ। लंबी चोटी, सादगी और आंखों में एक ऐसी सच्चाई जिसे लोग पहली मुलाकात में ही पसंद कर लेते हैं। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जो शायद बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी है मेरी और मेरे जीजू रोहन की। मेरी बड़ी बहन मीना की शादी को 2 साल हो चुके थे। रोहन जीजू शहर के पास ही अपना एक छोटा सा आर्किटेक्चर का काम संभालते थे। उनका वो पुराना पैतृक घर, जिसमें नक्काशीदार लकड़ी के खंभे और एक बड़ा सा बरामदा था, मुझे हमेशा से ही बहुत आकर्षित करता था। एक दिन दीदी का फोन आया। उसने बताया कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है और घर की देखभाल में हाथ बटाने के लिए मुझे कुछ दिन के लिए वहां आना होगा। पापा की तबीयत भी अब सुधर रही थी, इसलिए मैंने भी शहर जाने का मन बना लिया। सच कहूं तो मेरे दिल के कोने में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि रोहन जीजू हमेशा से ही मेरे लिए एक मार्गदर्शक की तरह रहे थे। उनका बात करने का सौम्य तरीका और उनकी सहज मुस्कान मन को एक अलग ही सुकून देती थी। जब ये शहर पहुंची तो शाम की हल्की ठंडक हवा में घुल रही थी। रोहन जीजू अपनी पुरानी गाड़ी लेकर मुझे स्टेशन पर लेने आए थे। जैसे ही मैंने अपना बैग संभाला, उन्होंने आगे बढ़कर उसे खुद उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे तनु, तुम तो गांव से आते ही बिल्कुल किसी शहर की पढ़ी लिखी अफसर जैसी दिखने लगी हो। मैं उनकी इस बात पर झेप गई और नजरें झुकाकर बोली, जीजू, आप भी ना हर बार मुझे ऐसे चिढ़ाते हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उनकी आंखों में एक आदर और गहरा अपनापन था जो मन को छू गया। घर पहुंचते ही दीदी ने मुझे गले से लगा लिया। रात के खाने के समय जब हम सब एक साथ बैठे तो रोहन जीजू ने बहुत ही संजीदगी से कहा, तनु, यहाँ तुम्हें अपनी पढ़ाई या किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जब भी जो भी ज़रूरत हो बेझिझक कहना। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, जीजू, जहाँ आप और दीदी हैं वहाँ भला मुझे किस चीज़ की कमी होगी। मेरी बात सुनकर दीदी के चेहरे पर एक तसल्ली थी। उस रात जब मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी तो बाहर की शांत हवा में रोहन जीजू के कहे वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह घर के पिछले हिस्से में बने एक पुराने स्टोर रूम को व्यवस्थित करने का काम शुरू हुआ। वो एक ऐसा कमरा था जहाँ बरसों पुराना कबाड़ और धूल जमी किताबें रखी हुई थीं। रोहन जीजू वहां अपनी नई डिज़ाइनों और प्रोजेक्ट्स के लिए एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करना चाहते थे। मैंने भी उनके काम में हाथ बटाने का फैसला किया। हम दोनों मिलकर भारी बक्से और पुरानी फाइलों को हटा रहे थे। तभी एक पुराने लकड़ी के संदूक के नीचे से एक पुरानी डायरी मिली। रोहन जीजू ने उसे उठाया और पन्ने पलटते हुए बोले, देखो तनु, इसमें मेरे कॉलेज के दिनों के वो सपने लिखे हैं जो मैंने इस घर के लिए देखे थे। मैंने उस डायरी को देखा और कहा, जीजू, आपके सपने वाकई बहुत खूबसूरत हैं और आपने उन्हें सच करके दिखाया है। काम करते करते दोपहर ढल गई और हम दोनों बेहद थक चुके थे। जब रोहन जीजू ने पानी की बोतल थमाई तो हमारे हाथ आपस में छू गए। उस स्पर्श में एक ऐसी अनजानी घबराहट और बिजली सी थी जिसने मेरे दिल की धड़कन को अचानक तेज कर दिया। मैं तुरंत नजरें चुराकर कमरे से बाहर आ गई। दिन बीतते जा रहे थे और उस पुराने घर का माहौल हमारे बीच की गहरी होती बातचीत का गवाह बनता जा रहा था। एक दोपहर दीदी पड़ोस में एक पारिवारिक कार्यक्रम के सिलसिले में गई हुई थी और उन्हें लौटने में कुछ घंटों का समय लगने वाला था। घर पर सिर्फ मैं और रोहन जीजू थे। रोहन जीजू आंगन में खड़ी अपनी पुरानी बाइक की मरम्मत कर रहे थे और मैं वहीं बरामदे में बैठकर अपनी कॉलेज की एक किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक एक बड़ा हादसा होते होते बचा। बाइक को स्टैंड पर खड़ा करते समय भारी चैन का एक हिस्सा फिसल गया और रोहन जीजू का संतुलन बिगड़ गया। वो भारी बाइक सीधे उनके पैर पर गिरने ही वाली थी कि मैं अपनी किताब छोड़कर तेजी से आगे बढ़ी और पूरी ताकत लगाकर बाइक के हैंडल को एक तरफ खींच लिया। बाइक तो रुक गई, लेकिन उस आपाधापी में मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधे रोहन जीजू की बाहों में जा गिरी। कुछ सेकंड्स के लिए जैसे वहां का वक्त पूरी तरह थम गया। हम दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। रोहन जीजू की आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी फिक्र और एक गहरा खिंचाव साफ दिख रहा था। उन्होंने बहुत ही धीरे से मुझे संभाला और खड़ा करते हुए कहा, तनु, अगर आज तुम नहीं होती तो मुझे बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। तुम खुद को संभालना जानती हो और दूसरों को भी। उनकी आवाज़ की वो नरमी और उनका वो स्पर्श मेरे दिल के अंदर तक उतर गया। मैंने शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली और बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, जीजू, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस एक पल ने हमारे बीच की खामोशी को एक नए और गहरे जज्बात में बदल दिया था। उस हादसे के बाद से हमारे बीच एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। जब भी हम दोनों एक दूसरे के सामने आते तो पुरानी बातें याद आ जाती और हम चुपचाप अपनी नज़रें चुरा लेते। रोहन जीजू अब पहले से कुछ ज्यादा शांत रहने लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए जो फिक्र थी वो और गहरी हो चुकी थी। वे ऑफिस से लौटते वक्त मेरे लिए मेरी पसंद के कॉलेज के नोट्स या कोई न कोई छोटी मोटी किताब जरूर ले आते।
दीदी जब भी हम दोनों को इस तरह पढ़ाई की बातें करते देखती तो बहुत खुश होती कि उनके पति उनकी छोटी बहन का इतना ध्यान रख रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद दीदी को अपनी किसी पुरानी सहेली की शादी के सिलसिले में 2 दिनों के लिए पड़ोस के एक शहर में जाना पड़ा। दीदी के जाने के बाद घर की पूरी रसोई और साफ सफाई की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथों में ले ली। रोहन जीजू शाम को करीब 7 बजे काम से घर लौटे। वे काफी थके हुए लग रहे थे। मैंने उनके आते ही पानी का गिलास आगे बढ़ाया और कहा, जीजू, आज ऑफिस में बहुत काम था क्या? आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं। उन्होंने पानी का गिलास लिया, मुस्कुराए और बोले, हाँ तनु, आज नए प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, इसलिए दिन भर भागदौड़ लगी रही। रात का खाना तैयार करने के बाद मैंने आवाज दी, जीजू, खाना लग गया है, आ जाइए। उस रात हम दोनों पहली बार घर में बिल्कुल अकेले मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे। बाहर रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी और पुरानी लकड़ी की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। खाना खाते समय मैंने महसूस किया कि रोहन जीजू लगातार मेरी तरफ देख रहे थे। जब मैंने उनकी नज़रों को अपनी तरफ टिके हुए पाया तो मैंने पूछा, क्या हुआ जीजू? खाना अच्छा नहीं बना क्या? आप ऐसे क्या सोच रहे हैं? रोहन जीजू ने अपना हाथ मेज पर रखा, मेरी आंखों में झांका और बहुत ही गंभीर होकर कहा, तनु, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, पर मैं सोच रहा हूं कि तुम कितनी जल्दी बड़ी और समझदार हो गई हो। जब तुम गांव में थी तो मुझे लगता था कि तुम अभी बच्ची हो, लेकिन यहाँ आकर जिस तरह तुमने इस घर को संभाला है उसने मेरा दिल जीत लिया है। उनकी आवाज़ में एक ऐसा ठहराव और सच्चाई थी कि मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई। मैंने अपनी उंगलियों को समेटते हुए धीरे से कहा, जीजू, जब अपने साथ हों तो इंसान अपने आप जिम्मेदार हो जाता है। उस रात बारिश की आवाज़ के बीच हमारे दिलों की खामोशी ने बहुत सी अनकही बातें कह दी थी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन मौसम में अभी भी एक अजीब सी नरमी थी। मैं रसोई में चाय बनाने के लिए गई तो देखा कि रोहन जीजू पहले से ही वहां खड़े थे और हमारे लिए चाय छान रहे थे। मुझे वहां देखकर वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, गुड मॉर्निंग तनु, आज मैंने सोचा कि रोज तुम मुझे चाय पिलाती हो तो आज क्यों न शुरुआत मैं करूं। मैंने उनके हाथ से चाय का कप लिया और कहा, थैंक यू जीजू, पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं अभी बस आ ही रही थी। उन्होंने चाय की चुस्की ली और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तनु, कुछ चीजें जिम्मेदारी से नहीं बल्कि खुशी से की जाती हैं। दोपहर के वक्त घर की बिजली अचानक चली गई। बाहर बहुत तेज धूप थी और घर के अंदर उमस बढ़ने लगी थी। रोहन जीजू ने नीचे जाकर मेन स्विच चेक किया, लेकिन वहां सब ठीक था। उन्होंने मुझसे कहा, तनु, लगता है छत पर जो इन्वर्टर का वायर है उसमें कोई दिक्कत आई है, क्या तुम मेरे साथ ऊपर आओगी? थोड़ा सा वायर पकड़ने में मदद हो जाएगी। मैं तुरंत उनके साथ छत पर चली गई। छत पर एक छोटा सा केबिन बना था जहां इन्वर्टर की बैटरी रखी थी। रोहन जीजू वहां बैठकर तारों को ठीक करने लगे और मैं उनके पास खड़ी होकर टेप और प्लास थमा रही थी। तभी काम करते करते अचानक रोहन जीजू ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं। उन्होंने बहुत ही शांत आवाज में मुझसे पूछा, तनु, कभी कभी मुझे लगता है कि इस बड़े से घर में दीदी के होने के बाद भी एक अजीब सा खालीपन रहता था, लेकिन जब से तुम आई हो ये घर वाकई में एक घर जैसा लगने लगा है। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? उनकी इस बात ने मुझे पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया। मेरे दिल में उनके लिए जो सम्मान और खिंचाव था वो अब शब्दों के रूप में बाहर आने के लिए मचल रहा था। मैंने अपनी नज़रें ज़मीन पर टिका दी और बहुत ही संभल कर कहा, जीजू, अकेलेपन का एहसास तो हर किसी की जिंदगी में होता है, लेकिन हम उस एहसास को किस तरह संभालते हैं वही हमारे रिश्तों को तय करता है। आप दीदी के पति हैं और मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान। मेरे मन में आपके लिए जो सम्मान है वो कभी कम नहीं हो सकता। मेरी ये बात सुनकर रोहन जीजू की आंखों में एक गहरा संतोष और आदर का भाव आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर बहुत ही धीरे से मेरा कंधा थपथपाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है तनु, तुमने आज मुझे भटकने से बचा लिया। हम दोनों चुपचाप नीचे आ गए और उस दिन हमने बिना कुछ कहे भी अपने रिश्ते की मर्यादा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया था। शाम होते होते दीदी भी शहर से वापस लौट आईं। जब उन्होंने घर में कदम रखा तो हम दोनों बिल्कुल सहज रूप से अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दीदी के चेहरे पर थकान थी, लेकिन अपने घर और हम दोनों को सुरक्षित देखकर उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रात को जब हम सब फिर से उसी खाने की मेज पर बैठे तो माहौल में कोई उलझन या पछतावा नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो सिर्फ सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से मिलती है। कुछ हफ्ते और गुजर गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मुझे अपनी आगे की पढ़ाई और करियर के लिए उस शहर को छोड़कर हॉस्टल जाना था। दीदी और रोहन जीजू मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आए। ट्रेन के आने में अभी थोड़ा समय था, इसलिए हम सब प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। दीदी ने मेरे हाथ में कुछ पैसे और घर का बना हुआ नाश्ता देते हुए कहा, तनु, अपना ख्याल रखना और मन लगाकर पढ़ाई करना। जब भी छुट्टी मिले सीधे हमारे घर आ जाना।
मैंने दीदी के गले लगकर हाँ कहा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी रोहन जीजू ने आगे बढ़कर मेरे हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमाया। मैंने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें लकड़ी की बारीक नक्काशी से बना वही छोटा सा सुंदर घर था रोहन जीजू ने अपनी वर्कशॉप में तैयार किया था। उन्होंने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मुझसे कहा, तनु, ये छोटा सा घर हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी उलझन या भावनाएं सामने क्यों न आएं, अगर इंसान के कदम मर्यादा की जमीन पर टिके हों तो वह कभी रास्ता नहीं भटकता। तुमने मुझे जो सीख दी है उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। ट्रेन ने सीटी बजाई और मैंने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जब मैं ट्रेन की खिड़की के पास बैठी और गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो मैंने बाहर हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा। आज जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी हूं तो मुझे अपने उस वक्त के फैसले पर बहुत गर्व होता है। समाज अक्सर जीजा और साली के रिश्ते को केवल एक सस्पेंस या अट्रैक्शन की नज़र से देखता है, लेकिन अगर मन में सच्चाई और इरादों में मजबूती हो तो यह रिश्ता दुनिया के सबसे गरिमापूर्ण और पवित्र रिश्तों में से एक बन सकता है। आज जब मैं अपनी जिंदगी के इस मुकाम पर खड़ी हूं तो मुझे अपने उन दिनों के फैसलों पर बहुत गर्व होता है। इस कहानी को आपके सामने लाने का मेरा मकसद सिर्फ अपनी यादें बांटना नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों को एक नया नजरिया देना था जो अक्सर ऐसे संवेदनशील रिश्तों को सिर्फ एक शक या सस्पेंस की नज़र से देखते हैं। मन में उठने वाली भावनाएं, अट्रैक्शन या किसी के प्रति गहरा खिंचाव होना इंसानी फितरत है, लेकिन उन भावनाओं को मर्यादा के दायरे में रखकर एक दूसरे को सम्मान देना और परिवार की खुशियों को सबसे ऊपर रखना ही असली समझदारी है। रोहन जीजू ने मुझे जो रास्ता दिखाया उसने मुझे न सिर्फ एक मजबूत इंसान बनाया बल्कि रिश्तों को निभाने की कला भी सिखाई। जीवन में कुछ रिश्ते किसी नाम या हक के मोहताज नहीं होते, वे बस अपनी सादगी और गरिमा से ही पूरी जिंदगी को महका देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी और मेरे जीजू की ये मर्यादा से भरी, गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही और भी खूबसूरत कहानियां आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।